नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में वो हादसा जिसने देश की राजधानी को झकझोर दिया। बीती रात एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ जब वो अकेली नहीं अपने एक दोस्त के साथ थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस में सफर कर रही थी। 9:30 बजे थे यानी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। इस सब के बावजूद ये खौफनाक हादसा इस लड़की के साथ हुआ। विरोध करने पर बस में मौजूद 3 से 4 लोगों ने उसकी और उसके दोस्त की पिटाई की, जिसके बाद उसे बस से बाहर फेंक दिया गया। लड़की के चेहरे और शरीर के निचले हिस्से में बहुत चोटें आई हैं। वो वेंटिलेटर पर है। हालत ऐसी थी कि रात में ही ऑपरेशन करना पड़ा और अब डॉक्टर्स के अनुसार आज रात उसके लिए बेहद क्रिटिकल है। तो एक बार फिर से देश की राजधानी पर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर होने का ठप्पा लग गया है। 2011 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 शहरों में 17.6% रेप इसी शहर में हुए। लेकिन सवाल उठता है कि जो 3 से 4 दरिंदेज व्हाइट लाइन बस में मौजूद थे, उनमें क्या कानून का डर नहीं था? पुलिस को 9 घंटे तक कुछ भी सुराग नहीं मिले। पहले सीसीटीवी फुटेज से बस का शॉट मिला और बस अब कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है नोएडा के सेक्टर 15 से बस मिल गई है। 5 लोगों की पहचान कर ली गई है, 2 को हिरासत में ले लिया गया है। एक तर्क के अनुसार आबादी के हिसाब से पुलिस वालों की संख्या कम होती है, जैसा कहा जाता है। भर्तियां हो जाती हैं तो जांच के मामलों के लिए अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती। शायद इसलिए कन्विक्शन रेट सुधरता नहीं है, जो कि करीब 26.4% बना हुआ है। कानून की पेचीदगियां मामले को लंबा भी खींच लेती हैं। तो सवाल यही है कि दिल्ली क्यों सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए? हमारे दर्शक भी आज अपनी राय सामने रख सकते हैं और आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 011-2924-3251। दिल्ली शहर का नाम बदनाम ही रह जाता है ऐसे हादसों से। अगर एक लड़की जिप बस में आराम से नहीं जा सकती। बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, दिल्ली के कानून व्यवस्था को और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को ये सरकार ले रही है। जानवरों में भी ये व्यवहार नहीं होता है जो दिल्ली शहर में होता है। सख्त से सख्त कार्रवाई न केवल इस व्हाइट लाइन बस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे कुछ कांड न हो, इस तरह के हादसे न हो पाए, इसको भी हम देखेंगे। इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इन बदमाशों को खुली छूट मिली हुई है। उस लड़के को मारा उन्होंने पहले सरियों से, उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया। सरकार की प्राथमिकताएं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं केवल अपनी पब्लिसिटी करना और आंकड़े गलत पेश करना, यही रह गया। आपने मुझे बताया कि पूरा जांच करके पूरा किसी को बख्शेंगे नहीं। इसमें पुलिस की भूमिका इतनी, जिसे कहना चाहिए कि अलर्ट और जागरूक होनी चाहिए थी कि अभी तक उनको पकड़ लेना चाहिए था। वो बसेस देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग हमारे साथ हैं। रंजना कुमारी, निदेशक सेंटर फॉर साइंस रिसर्च हमारे साथ स्टूडियो में है। पिंकी आनंद, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम अपने हमारे दर्शक भी जुड़ सकते हैं। फोन नंबर हमने आपको दे दिए, लेकिन आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिंकी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जो इस तरह का ये हादसा हुआ, इसके बारे में सुबह से ही हम लोग टीवी चैनल्स में नजर आ रहा है चीजें, क्यों पुलिस का खौफ नजर नहीं आता? देखिए, पुलिस का खौफ इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि कोई एक्शन जब होता है तो एक तो पुलिस, चाहे बाकी केसेस है, क्रिमिनल केसेस जो महिलाओं के खिलाफ है और रेप केसेस में भी, एक एक्शन लेने में बहुत देर लगा देती है। उससे एक जो जागरूकता है वो नहीं आती है। दूसरा, जो कानून में जो व्यवस्था है उसमें अपने आप में प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है, लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं। उसमें किसी की हिम्मत होना कि पहले तो रेप केस में एक विक्टिम कैमरे के आगे आए या कोर्ट के आगे आए, उसमें एक बहुत जागरूकता चाहिए होती है जो अपने आप में क्षमता नहीं होती। उसके अलावा आकर आपको एक न्याय ना मिले
और मिले तो बहुत समय में मिले। आपको ख्याल होगा कि पिछले, अगर हम रेप केसेस के बारे में देखें तो शायद 3-4 ऐसे रेप केसेस नजर में आते हैं जो 3-4 महीने में खत्म हुए, चाहे वो अल्टीमेटली जोधपुर का केस है या अजमेर का केस है। राजस्थान में खास राजस्थान में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो भी था, लेकिन अल्टीमेटली एक मैसेज गया कि कोर्ट्स बने, 22 दिन में केस ट्राई हो गया, उसमें कन्विक्शन हो गई और सजा भी जो है वो नियुक्त कर दी, क्योंकि तभी लोगों में ये हौसला बढ़ सकता है कि देखिए आज कुछ क्राइम हुआ है। पहले तो जैसे विक्टिम खुद ही बहुत परेशान होते हैं। जैसे दूसरा इस केस में आप देखिए पुलिस का जो रोल है, अगर लड़की को चोट आई, लड़की अगर अस्पताल गई तो अस्पताल से सीधे ऐसी खबर क्यों नहीं पुलिस के पास पहुंची? मेडिको लीगल केस है ये, तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद भी जब पुलिस एक्शन नहीं लेती तब वी हैव टू सी सिस्टम में कहां खराबी ठीक है। रंजना, आप इस मामले को कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो घटना हुई, आपको याद होगा पहले कि एक पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि लड़कियों को जब रात को बाहर निकलें तो पति, पिता, भाई किसी के साथ जाना चाहिए, और हम लोगों ने कहा था कि कितनी ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुरक्षा देने के बजाय आप लगातार ये कहते जाते हैं कि नहीं आप किसी के, आज क्या हुआ? अब तो वो अपने किसी मित्र दोस्त था, एक पुरुष साथ में था और उसके बावजूद उसके साथ जिस तरह की घटना हुई, दोनों चीजें, एक तो पुलिस जो कानून व्यवस्था है वो अपने आप में इतनी लचर है दिल्ली के अंदर, और दूसरी बात यह भी कि ये एक तरह का कहते हैं ना फुटबॉल है, दिल्ली की सरकार बड़े आसानी से कह देती है। और खासतौर से मैं कहूंगी कि शीला दीक्षित जी जो कि महिला चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कहने को मैं बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी मानती हूँ कि ये सारा दिल्ली पुलिस तो संदेश उनकी तरफ से नहीं आया, बिल्कुल नहीं आता है। सोनू एक फरीदाबाद से कॉलर हमारे साथ है जी। सोनू, हेलो जी सोनू, आप हमारे साथ हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैम यही कहना चाहते हैं कि जो पहले भी कई बार ये हो चुका है तो किसी को सजा तो मिलती नहीं है, तो ये नेता लोग 2-4 बात कहेंगे बस, उसके बाद फिर शांत पड़ जाएगा। जी जी। निर्मला, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सोनू का रिएक्शन था, शायद एक आम जनता में परसेप्शन बन गया है, मामले सामने आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ नेता बयान दे देंगे लेकिन उसके बाद मामले नहीं बढ़ते। आपकी कमीशन कैसे लेती है इन मामलों को? देखिए, आज का जो हादसा हुआ उसके बारे में जो इमीडिएटली जो हमने जो एक्शन लिया है, सबसे पहले तो अभी अपने ममता जी को भी सुना है और दोपहर को मेरी खुद बातचीत हो गई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। डीसीपी मैडम से मैं लगातार कोशिश में थी और हमने ये चिट्ठी भी लिखी सुबह में कि देयर इज सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस कि जिसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि मूविंग बस थी और उसमें प्राइवेट जो बस ऑपरेटर थे, इन्होंने थोड़ा अलर्टनेस अगर दिखाया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो उसमें जो एक मैसेज जाना चाहिए, जैसे सोनू ने कहा कि सीरियसनेस सिर्फ एक वजह से नहीं होता है, सीरियसनेस आने के कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए सुबह ही कहा गया था। शीला दीक्षित जी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, लेकिन तब तक बस ही नहीं मिली थी। बस अभी वही सवाल, वही गंभीरता पे सवाल अभी दोपहर को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपकी न्यूज देखी उसमें कल्प्रिट्स जो है, जो सस्पेक्ट्स है, उनको पकड़ा गया है। लेकिन जो सोनू ने रिएक्शन दिया वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जो आम जनता है, जब तक पुलिस की जो सेंसिटिविटी है, सीरियसनेस है कि महिला ने तकरार किया, सेक्सुअल असॉल्ट की केसेस आते हैं, तो इट शुड बी डेल्ट विथ स्टर्न एक्शन एंड सीरियसली होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल संवेदनशीलता होनी चाहिए। हमारे साथ परिमल कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की बच्चियां उनके साथ हैं वहां पे लड़कियां जो मौजूद हैं। परिमल, इस हादसे के बाद उनका क्या कहना है? निश्चित तौर पर उन्हीं से बात करवाने की कोशिश करते हैं निधि जी। तरह तरह के सवाल हैं उनके मन में और कुछ डरावनी यादें भी हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप कुछ बता रही थी कि क्या हुआ था? हम जब भी इस रोड से क्रॉस करते हैं, यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं होता है, और यहाँ पे लड़के अगर गाड़ियों में जाते हैं तो हम पे हूटिंग करते, चिल्लाते, कमेंट पास करते हैं, और यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं होने के कारण बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितनी बार ऐसा हादसा हुआ होगा? आई मीन ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है ये, क्योंकि सड़क खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपसे भी जानना चाहिए, कुछ ऑटो वाली बात आप बता रहे थे। Is this okay if I speak in English? Please. Yeah, once when I was going by auto to Vasankunj Mall in ambulance, the auto wala, he kind of offered me that he would employ me if I wanted to be a prostitute. So I felt really insecure and I thought I'd call the police, like 100, but I was again a little scared that if I did call 100, how long would they take to reach me? So आपने कॉल नहीं किया? नहीं।
So like I was alone, so I was a little scared that that even if I retaliate back at him, then he may force on me. So क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर आरती, क्या कहेंगे? जी यहाँ मुझे जब से मैं पटना से यहाँ आई हूँ, मुझे पहले लगता था कि यहाँ से स्थिति काफी ठीक होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन काफी खराब है। हम जब भी जाते हैं, जैसा इसने कहा, एक भी पुलिस वाला नहीं दिखता। ये एरिया काफी सुनसान है और ये घटना भी मुनिरका की है, तो हम भी काफी डरे हुए रहते हैं। क्या लगता है आपको, कोई सॉल्यूशन इसमें निकल सकता है? किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा इसमें? ये देखिए, दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गई है लड़कियों के लिए, और दिक्कत ये है कि हम पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते हैं। तो एक तेज कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल सके। ऐसी घटनाएं तो आए दिन होती रहेंगी दिल्ली में, और लोग भूलते जा रहे हैं इसे। जी। और यहाँ दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित है, जो खुद एक औरत है, और उन्हें तो कम से कम लड़कियों के साथ सिंपैथाइज करना चाहिए। सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बहुत कुछ उन्हें करना चाहिए। और भी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल जवाब होंगे। जी प्लीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे रेप केसेस में ये देखा जा रहा है कि द पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग, दे आर क्लोज एसोसिएट्स ऑफ द गर्ल हु इज बीइंग रेप्ड। सो ये देखा जा रहा है कि अपने ही लोग रेप कर रहे हैं, तो इससे हम लड़कियों को सीखना चाहिए कि हम किससे जाके दोस्ती करें। अंत में एक सवाल, कुछ घर से आने के वक्त कोई सजेशन आप लोगों को दिया था, कोई पेरेंट्स की तरफ से कुछ कहा गया हो? हाँ जी, जरूर ये बोला जाता है कि शाम को मत निकलो, पेरेंट्स के साथ जाओ, बट यहाँ पे अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो अपने एक फ्रेंड के साथ ही थी। तो आप सोचिए हम कहाँ तक, कब तक अपने पेरेंट्स को साथ लेके बाहर जाएंगे। शाम कितनी सुरक्षित है आप सिर्फ? यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें भी घर से भेजा गया था तो बोल के कि शाम को घर से मत निकलिए, पर शाम को घर से निकलना नहीं निकलना ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, निश्चित तौर पे निधि, सबके मन में तरह तरह के सवाल और तरह तरह की डरावनी यादें भी हैं, और पुलिस को लेकर भी एक सवाली निशान जरूर उठ रहा है। ठीक है रंजना, जो ये सारे राय आप बच्चों की सुन रहे थे यहाँ पर लड़कियों की, वो तमाम वो तर्क हम सबके सामने है, लेकिन इसके आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जब घटना हो जाती है तब सब लोग एक साथ मिलकर के उसके बारे में चिंतित होते हैं, और पुलिस मीडिया अच्छा कर रहा है कि कम से कम इन बातों को बताता है, लेकिन चिंता पहले होनी चाहिए। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कैमरा लगाइए, तमाम तरह की मैपिंग हुई है दिल्ली शहर की, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी एरिया जहां लाइटिंग ठीक नहीं है उन एरियाज को और ज्यादा लाइटेड किया, वहां पे बिजली लगाई जाए, वहां पे बल्ब लगाए जाए, ताकि लोग, फिर उसके अलावा मैपिंग की जाए क्राइम के जो ये ग्रुप्स होते हैं इस तरह के लड़कों के, उनको मैप किया जाए कहां पर हैं। जैसे डाबरी से बहुत सारे केसेस हम लोग के पास, हमारे यहाँ खुद क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर चलता है, और उन एरिया से बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चियों के रेप के केसेस आते हैं। तो ऐसे में मालूम है दिल्ली पुलिस को, और ये जानकारी है कि कहां से आते हैं। दूसरा एक है कि क्रॉस बॉर्डर, मतलब ये कि जो दूसरे राज्यों से आके यहाँ घटना करके चले जाते हैं, तो उनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि ऐसी घटना में तत्काल दिल्ली पुलिस को वहां जाकर के कार्रवाई करने का मौका होना चाहिए। था बिल्कुल अंधेरा था नहीं वहां पर, और नोएडा में बस मिली है। महिपालपुर में लड़की को फेंक दिया गया था, वहां पे जो बाई स्टैंडर्ड्स जो थे वहां पे लोग उन्होंने फोन करके बताया था। हमारे साथ एक कॉलर आ गई है, सायरा दिल्ली से। जी सायरा। मेरा सवाल अजय चौधरी जी से है, मैं मतलब उनको कुछ कहना चाहती हूँ। अजय हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमें उन्हीं का इंतजार है। अजय चौधरी एडिशनल कमिश्नर है दक्षिण पूर्व के, कहा जा रहा था वो हम हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक मीटिंग में उनको जाना पड़ा है, उम्मीद करते हैं सारा जब वो आएंगे आप सवाल पूछ सकते हैं, आप चाहे तो हमारे साथ और एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, मैं अपनी राय यही रखना चाहती हूँ कि जब भी मीडिया में कोई भी केस हाईलाइट होता है उसके बाद ही सब इतनी जल्दी एक्शन शुरू हो जाता है। कभी भी आप देख लीजिए, चाहे गुवाहाटी वाला केस है, चाहे आज है, कि जल्दी जल्दी सब एक्शन हो रहा है, लेकिन नॉर्मली कितने केसेस होते हैं जो कि हाईलाइट नहीं होते, पता नहीं वो सॉल्व होते भी कि नहीं होते, उनका क्या होता है। तो जब तक आप लोग इसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे मीडिया में, तब तक ये चीजें किसी के अंदर डर बैठेगा ही नहीं, और ये हमारे साथ बार बार होता रहेगा। ठीक है सायरा। लेकिन दूसरी बात, अगर मैंने कल उसके बाद भी जब भी ये सब चीजें होती है तो लोग लड़कियों को दोष देने लग जाते हैं कि हाँ वो वहाँ पे क्यों गई, इस टाइम क्या कर रही थी। कल मैं अपने पिता के साथ कहीं पे भी जा रही हूँ और मेरे साथ ये हो जाता है, फिर किसका दोष होगा? जी जी। तो सायरा का पिंकी ये सवाल था और आपने समझा होगा। देखिए, मेरा जो आज की बात में जो सारे क्वेश्चन अभी तक उठे हैं, चाहे अपने मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे सायरा के हैं, आज के युग में अगर हम लोग तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप पूरा एनवायरनमेंट को क्राइम फ्री कर दीजिए, मतलब जहां क्राइम ना हो, वैसा होता नहीं है। तो देखना यह है कि किस प्रकार से जब क्राइम होता है उसको रोकने के लिए एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेप है, और थर्ड जो कानूनी स्टेप है। अब थर्ड भी अगर आ जाए आज की डेट में, जैसे ये हादसा हो चुका है, हाँ हमें कुछ डिसीजंस करनी चाहिए थी। अभी एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईव टीजिंग पे गाइडलाइंस ले डाउन करी है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है।
ईव टीजिंग अपने आप में गलत चीज है, छेड़खानी नहीं, ये प्रहार है। जब लड़की को छेड़ा जाता है, जो छेड़ना कहते हैं, वो एक माइनर चीजें मानी जाती है, इसीलिए लोग सोचते हैं पहले छेड़ लिया, उस पर कुछ हुआ नहीं, उसके बाद छेड़ने के आगे क्या किया जाए। इसलिए अब अगर हर स्टेप को एक स्ट्रिक्ट स्टेप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर आप 4 या 6 या 10 केसेस में आप तुरंत एक्शन लेके विक्टिम को जैसे अपना जस्टिस दे पाए, जो अक्यूज्ड है उसको पीछे डाल दे। देखिए 10 साल, गैंगरेप में 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है। निर्मला जी, यहाँ पे एक सवाल, जिस तरह से राजस्थान ने एक संदेश दिया था, वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पे तब मुख्यमंत्री थी और टूरिज्म बहुत आता था, विदेशों के साथ वहां पे बहुत बलात्कार हो रहे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे, 20 दिन में 22 दिन में जस्टिस, एक न्याय दिया गया था। आप लोग क्या प्रेशर डाल सकते हैं सरकारों पर या हमारी दिल्ली सरकार के ऊपर कि ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए? क्यों नहीं दिल्ली में ऐसा होता? बिल्कुल, क्योंकि सबसे अगर हर एक क्या अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो लोगों का यही कहना है कि हम लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, लेकिन जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनते, मेमोरी जो है वो भी विटनेस की कम हो जाती है, हमेशा धक्के खाने पड़ते, इसके लिए कंप्लेंट करने को कोई आता नहीं है। अगर ये सारी जो दिक्कतें हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो दिक्कतें है वो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। और इमीडिएट जैसे पिंकी जी ने कहा, रंजना जी ने कहा कि इसके पीछे की जो मूल भावना है, लोगों को तो कोऑपरेट करना है, लेकिन देयर इज सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज इन टेकिंग डिसीजंस फॉर क्रिएटिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है ज्यादा से 6 महीना और मैक्सिमम विद इन 1 ईयर, अगर हम लोग उस केस को कुछ अंजाम दे पाते हैं, मैक्सिमम कन्विक्शन, नॉट ओनली फास्ट ट्रैक कोर्ट बट इट हैज टू बी सीन दैट the accused is convicted with the maximum punishment, it will give a good message and public apathy भी नहीं रहेगी। ठीक है। एक बात सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में ये बातें बहुत बार होती हैं, फास्ट ट्रैक। दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस की बहुत कमी है, उसको पूरा किया जाना चाहिए ताकि जगह जगह पर महिला पुलिस की पोस्टिंग हो। और दूसरा ये भी कि यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था, लोग जब ये घटनाएं होने के बाद जिस तरह से एक्टिव होते हैं, पहले प्रिवेंटिव साइड में भी काम करने की जरूरत है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए मेट्रो पुलिसिंग का। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये सुरक्षा का, ठीक है, क्राइम होता है जैसा पिंकी ने कहा, लेकिन सिंगापुर जैसा भी तो देश है जहां पर की क्राइम बिल्कुल कन्विक्शन रेट कैसे आगे बढ़े। और हमारे पास, हमारे देश के अंदर ही तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कन्विक्शन रेट, आपको बता दो कि नागालैंड में 73.7% रहा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 66% ज्यादा रहा है। तो अपने आप में यहां पे होते हैं ऐसे मामले, लेकिन कन्विक्शन रेट भी यहां पर ज्यादा है। तो सोसाइटी का प्रेशर भी जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इन मामलों में शायद हरकत में नहीं आएंगी हमारी पुलिस और सरकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर में अब हमारे साथ अजय चौधरी मौजूद हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर दक्षिण पूर्व दिल्ली हैं। अजय जी, आप आए इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले में अभी लेटेस्ट डिटेल्स आप हमें क्या दे सकते हैं? ये जो घटना हुई है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही दर्दनाक घटना है और बहुत ही परेशान करने वाली है सभी लोगों को। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी टीम्स इसमें लगी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, बहुत ही एडवांस स्टेज में है। बहुत ही डेफिनेट लीड्स हम लोगों के पास हैं और बहुत जल्दी हम आप लोगों को ये जानकारी देंगे कि इसमें किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की और किस तरह से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। ठीक है अजय, अभी सवाल ये उठ रहा था कि ये एक सार्वजनिक बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दोनों बच्चे जाते हैं, लड़की अकेली नहीं थी, अंधेरे वाला इलाका नहीं था, मुनीरका के बस स्टॉप से लोग चढ़ते हैं और साथ में बहुत देर भी नहीं हुई थी, 9:30 बजे के करीब था, फिर भी ये वाकया सामने आया। इस पर तमाम सवाल उठ जाते हैं कि कैसे, क्या खौफ नहीं है इन दरिंदों के मन में पुलिस का, कोई डर नहीं है, या ऊपर से ही हमारे यहाँ सिस्टम इतना लचर हो गया है, ठीक है उन्होंने जो किया, कैसे आप देखें? ये जो घटना है इसको पूरे अगर हम टोटलिटी में देखें, ये बच्चे जो वहां पर बस स्टॉप पर थे, इनफैक्ट बीन लोड, एक बस वहां से निकल रही है, ये ऑथराइज ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल ही कोई प्राइवेट बस है जो कहीं लौट रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। बस नहीं है आपके? नहीं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बाकी कोई चार्टर बस हो सकती है। और इनको आवाज देकर उन्होंने ल्योर कर लिया कि हम भी उधर जा रहे हैं, आप इसमें। तो इस वाक्य से एक संदेश ये जाता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी बस में अंधेरे में, लड़कियों के लिए खास तौर से देख लें कि ये एक ऐसी बस हो जो सार्वजनिक यूज में हो, ऑथराइज्ड। कैसे आदमी पता लगा, ये बताइए आप कि ये रेगुलर यूज की है कि नहीं? तमाम बसेज हैं, सबकी आइडेंटिफाइड है, सब लोग दिल्ली में रहने वाले जानते हैं। ग्रीन लाइन बसेज हैं, डीटीसी की ऑथराइज्ड बसेज हैं और उसके अलावा ब्लू लाइन भी थोड़ी बहुत बची है
इसके अलावा TSR हैं, कई जगह हम लोगों ने अपने प्रीपेड बूथ्स लगाए हुए हैं। थोड़ा सा ये कॉशियस होते और ये एंटिसिपेट कर पाते कि ये बस अनऑथराइज्ड है, उसमें अगर हम जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदमी समझता है और इसलिए ये बच्चे इसमें चढ़े होंगे, लेकिन फिलहाल इस हादसे से संदेश जाता है कि आप जिस बस में चढ़े देर रात में, अगर आप अकेले भी हैं, 3-4 लड़कियों भी साथ हैं, तो देख के चढ़े कि ये कैसी बस है। DTC और ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन है जी, वो अपने आप में होनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहा है जी। हेलो जी, हाँ, मैं MC पवार LIC ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ जी। देखिए, जो आज घटना घटी है कल रात को, ये पूरे दिल्ली की बात नहीं है, पोस्ट कॉलोनी की बात नहीं है, पूरे अगर हम देखा जाए तो पूरे भारत की बात है। एक्चुअली इसके पीछे क्या है कि हम सशक्त बेटी सशक्त भारत का नारा जो हमने बनाया है वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो नियम कानून बने हैं बहुत लोग उस पोजीशन पर बने हैं। हमें बेटी को सशक्त करने के लिए बहुत कड़े नियम बनाने चाहिए। जैसे मैंने एक सुझाव दिया है कि जिस इलाके में कोई घटना घटती है, दूसरी बार घटना घटी तो वहां के दरोगा को सस्पेंड किया जाए। अगर उस इलाके में तीसरी बार घटना घटी तो वहां के विधायक सरपंच को तत्काल निलंबित किया जाए। चौथी बार घटना घटने पर वहां के सांसद को निलंबित किया जाए। 5वीं बार घटने उस राजनीतिक दल की मान्यता खत्म कर दी जानी चाहिए। 7वीं बार घटने पर वहां के सबसे बड़े जो अध्यक्ष है राजनीतिक दल को खत्म कर देना चाहिए। क्यों ये लोग करेंगे नहीं, राजनीतिक दल के लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बेटी को सशक्त नहीं बनाएंगे, उनके डर नहीं भगाएंगे, हर इलाके में बेटी ऐसी जाए। महेश चंद जी, आपने नई दिल्ली से मैं फोन कर राय सामने रखी है। रंजना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट संदेश, अगर सख्त संदेश देना है तो ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए कि जो हमारे प्रशासनिक ऊपर लोग हैं, पहले अपना सरपंच हो, MLA हो, फिर अपने सांसद हो, उन पर कार्रवाई हो एक तरह से। निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करती हूँ कि देखिए, जब तक किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि आखिर कौन जिम्मेदार है जो कि इन सारी घटनाओं को रोकने में वहां के लोगों में एक तरह की चेतना का निर्माण, क्योंकि प्रिवेंटिव साइड में काम करने से मैं बार बार कहती हूँ लोगों के बीच में तो यही लोग होते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस है वहां के जो लोकल लोग हैं। जिस तरह से मिस्टर कह रहे थे, दिल्ली के कॉलर महेश चांद कह रहे थे, क्या ये संभव है? एक्चुअली हम लोग जो है कानून के दायरे में काम करते हैं। एज ए सोशल कॉज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, एक नागरिक के हिसाब से उन्होंने कहा, उनकी भावना रखी है, वो ठीक है, लेकिन वी हैव अ जुडिशरी, हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है और पब्लिक प्रेशर के लिए आप तभी करोगे ना जब पब्लिक और पुलिस में अच्छा समन्वय होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि विटनेसेस है या तो कंप्लेंट देने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपके कॉलर ने बोला एक बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन ये कहने के लिए शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना कुछ हद तक मुश्किल होगा। जो इससे बात सामने आती है, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग, अभी बहुत बार ये बात हुई है, जो नेबरहुड पेट्रोलिंग पहले होती थी एक सिस्टम में, अगर उसको हम वापस पेट्रोलिंग को थोड़ा सिस्टम में लिया हर क्राइम के लिए। पुलिस की भर्तियां बहुत मुश्किल से होती हैं, काफी कमी है पुलिस वालों की, स्पेशली जो महिला पुलिस वालों की कमी है। कितने प्रेशर में आप लोग रहते हैं? देखिए, शहर बड़ा होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और हर चप्पे चप्पे पर पुलिसमैन को रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जहां तक मैडम कह रही है, वाकई और ज्यादा पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और ज्यादा इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स होने चाहिए, PCR की प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज होने चाहिए, बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर तो आते नहीं, आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते नहीं। सरकार इसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में रखती है और हमेशा ये कोशिश होती है हर बजट में कि इस तरह के खर्चों को कम किया जाए। ठीक है, इस मानसिकता को थोड़ा बदलना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज केवल दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान के हर शहर में हम लोगों को। इसे ऐड करना चाहूंगी, ये जो सारा पुलिस फोर्स डाइवर्ट होता है VIP सिक्योरिटी के लिए, वहां से हटाकर अगर हम पूरी जनता की जो रक्षा है, गैंग रेप के साथ साथ और भी जो चीजें हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार है, बाकी जनता पे अत्याचार है, उसकी तरफ जो चलना चाहिए अटेंशन, वो हमें चाहिए। वो पुलिस मॉडर्नाइजेशन पुलिस का भी होना चाहिए ना, जो उनके पास जो बिल्कुल विजिलेंस रखने के लिए। देखिए, पुलिस आप हर घर में नहीं बिठा सकते, पर मैसेज तो दे सकते हैं ना। क्या होगा रंजना, ये समझने की कोशिश करेंगे। IIMC के कुछ स्टूडेंट्स हैं आप जी, उन्होंने हमसे बात की थी, पूछिए सवाल। जी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आपके साथ कुछ हुआ था, उसमें क्या सवाल आता है? Yeah, firstly, I shared this experience because I wanted to tell the women out there to be careful and alert because anything could happen anytime. And I like to ask the
Superintendent, Deputy Commissioner, Additional Commissioner, like at that situation, what should I have done in order to secure myself? मैं आपको बता दूं अजय, इनके साथ ये ऑटो में ट्रैवल कर रही थी। उनको ऑटो वालों ने बोला कि आप अगर चाहे मेरे साथ काम कर सकती हैं, एक प्रोस्टिट्यूट का काम उन्होंने कहा था। ऐसे में ये अकेली थी, उन्होंने सोचा कि मैं पुलिस को फोन करूं, लेकिन इनको डर था फोन करेंगे तो पुलिस कब तक आएगी। ऐसे में क्या करे एक लड़की अगर कोई ऑटो वाला या जो उनके साथ है कुछ इस तरह से बात करे? सबसे पहले अगर पहला ऑप्शन ये है, जहां भी आपको प्रीपेड बूथ अवेलेबल है, कोशिश करिए कि आप वहां से टीएसआर पकड़ें। उसके बाद टीएसआर में बैठने से पहले उसका नंबर जरूर नोट कर लीजिए। जिस वक्त आप द मोमेंट यू नोट डाउन द नंबर ऑफ द व्हीकल, इट सेंड्स ए मैसेज दैट द पैसेंजर इज अलर्ट, ही और शी इज कॉशियस। तो एक ये साइकोलॉजिकल फियर आप पैदा कर सकते हैं ड्राइवर के मन में। दूसरी बात, उसने जब ये इस तरह की बदतमीजी की, उनको कहीं भी रोककर, जहां भी उनको पुलिस पेट्रोल दिखाई पड़े, पीसीआर का व्हीकल दिखाई पड़े, कोई पुलिस बूथ दिखाई पड़े, पुलिस स्टेशन दिखाई पड़े, इमीडिएटली वहीं पर उसको रुकवा लें और इमीडिएटली उसकी शिकायत कर दें। और उतरने के बाद भी अगर मान लीजिए आपको बहुत बुरा लगा और आपके मन में ये बात है और आपको शिकायत जरूर करनी चाहिए। बहुत सारी हमारी समस्याएं इसलिए हैं कि इन समस्याओं को जैसे आज इन्होंने रेज किया, मैं नहीं समझता कि मैंने ये शिकायत दी होगी। मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने आज स्टूडेंट है, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, क्या इन्होंने घर पहुंचने के बाद या अपने टीचर से मिलने के बाद या डिपार्टमेंट में कम से कम कंसल्ट करके एक शिकायत जरूर देनी चाहिए थी कि मैंने यहां से टीएसआर लिया था, मैं यहां तक बैठी थी, इस तरह का उसका डिस्क्रिप्शन था। जब तक शिकायत नहीं पहुंचेगी तब तक कितनी बारी पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा। एक बार बुलाया जाएगा, कोई रोज थोड़ी बुलाया जाएगा। एक कंप्लेंट बाई पोस्ट भेज सकते हैं। लगता है हम लोगों को कि अगर हम पुलिस कंप्लेंट देने जाएंगे किसी आने में, हमें पुलिस तंग करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोगों के साथ बहुत रहते हैं। हम भी जब वर्कशॉप्स करते हैं तो हम उनको ये पूछते हैं कि आप आगे क्यों नहीं आते हैं। तो ये बहुत सारी आम जनता की भावना है। हम तो कानून को मदद करना चाहते हैं, हम तो जो लोग फंसे हुए उनको मदद करना। हमें ये डर लगता है कि हमको तंग करेंगे, पुलिस हमको ही पकड़ेंगे, या तो हमको एक्यूज बनाएंगे या तो हमको विटनेस करके हमेशा बुला लेंगे। सॉल्व होते हैं वो एग्जाम्पल मीडिया के सामने रख सकता है कि यहाँ पर देखिए हमने केस सॉल्व करा, यहाँ पे विटनेसेस सामने आए और हमने उनको हैरेस नहीं किया। क्योंकि अपने आप में जो आम जनता है, पुलिस के सामने जो पुलिस की इमेज है, वो एक हमारी पुलिस हमारे साथ वाली इमेज नहीं आती। क्यों हम उसको नहीं बदल पा रहे? देखिए, अगर केस के तरह से आप मुझसे एग्जाम्पल मांगे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा केस, लगभग इसी तरह की घटना थी। जीसस एंड मैरी कॉलेज बुद्धा गार्डन में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के कुछ कैवलरी के जो गार्ड्स थे, उन्होंने एक इंसिडेंट इसी तरह का कमिट किया था आज से 7-8 साल पहले। उस पूरे एपिसोड में, उस पूरे उसमें इंसिडेंट में पुलिस ने एनजीओज की मदद से कन्विंस किया बच्चे को, उनके घर वालों को, आप एफआईआर जरूर कराइए, और वो तमाम लोग अरेस्ट हुए, सबका कन्विक्शन हुआ। बहुत ही थोरो प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया था। मैं समझता हूँ काफी लोगों को याद होगा, अभी उसका कन्विक्शन हुआ, उसके बाद भी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि उसमें सजा हुई है। मैं एक चीज अजय जी इसमें पूछूं आपसे, एक जैसे ये लोग बस में गए बच्चे और वहीं पर इनके साथ ये अत्याचार हुआ, अब बाहर निकल के पुलिस के बाद कंप्लेन करें वो बात की बात है। जब हादसा होने की गुंजाइश है, जब लड़की स्कूटर में गई है, जो हेल्पलाइन की जो एफिकेसी है, चाहे वो पुलिस के स्तर पे हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके आप कुछ बात करें, चाहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस, लेकिन पुलिस का उसमें होना जरूरी है। एक्शन पुलिस ले सकती है कानूनी तौर पे, लेकिन हेल्पलाइन आज की तारीख में कौन सा मैसेज है कि कोई लड़की के साथ कहीं भी अत्याचार किसी प्रकार का हो रहा और वो पुलिस को फोन हेल्पलाइन पे करे और पुलिस वहां पर पहुंच के उसकी सुरक्षा करे? बिल्कुल पुलिस रेस्पॉन्ड करती है आपकी। 1091 जो है ना, हम लोग कई बार, चूंकि तमाम हम लोग के पास केसेस आते हैं, तमाम बार हम लोग कोशिश करते हैं फोन करने की और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता है। जो चूंकि हम लोग वो नंबर एडवर्टाइज भी करते हैं, इसलिए हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि उस नंबर पे कॉल करके देखिए कि कोई उठाएगा कि नहीं। रिंग होती रहती है, कोई फोन नहीं उठाता। अब आप दुर्घटना हो रही है, उस समय आप कितनी देर तक वेट करेंगी कोई उधर फोन उठाए और आपके पास आए? तो फर्स्ट इमरजेंसी के लिए सबसे पहला नंबर, सबसे मोस्ट रिलायबल और जिसमें आपको रेस्पॉन्स मिलेगा 100 ही है। उसके बाद अगर किसी हेल्पलाइन में कोई कमजोरी या रेस्पॉन्स में कोई कमी दिखाई पड़ रही है तो डेफिनेटली वी विल एग्जामिन और उसको दूर करेंगे। देखिए, आज की डेट में तो कॉल सेंटर्स भी है जहां पर कोई भी चीज कमर्शियल लेवल पर भी साथ में सपोर्ट लिया जा सकता है। इट डजंट हैव टू बी बाय द सिस्टम ऑफ द पुलिस इटसेल्फ। छोटा सा मुझे हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, यहाँ पर हम तुरंत लौटेंगे और इस केस के बाद हम सब क्या संदेश लेके जाते हैं, क्या एक्शन लिया जा सकता है इस केस के बाद, यही समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो
अब सवाल हमारे सामने ये है कि जो ये हादसा हुआ इसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या संदेश हमें मिलता है। हमारे साथ डॉक्टर MC जैन द्वारका से जुड़ गए। जी डॉक्टर जैन, आपका सवाल। जी डॉक्टर जैन, आपका सवाल। मेरा सवाल यह है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं जी। सवाल यह है कि अगर ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा? क्या वही कानून का प्रोसीजर होगा या कोई ऐसा इमीडिएट संदेश हम दे सकते हैं? अमेरिका जैसे शहरों में कानून बहुत सख्त है, अगर ऐसे लोगों को पकड़ करके तुरंत इनको फायर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि लोगों के पास एक संदेश जाएगा। ठीक, ये आपके मन की भावना है कि तुरंत फायर। अजय, एक क्विक संदेश कि एक सख्त संदेश हो, एक ही एक्शन लिया गया, 5 लोगों को आप लोगों ने पकड़ा भी है, 2 को शायद हिरासत में लिया, क्या एक्शन लिया जा सकता, कैसे बढ़ेंगे आगे? सबसे पहले जो जैन साहब कह रहे हैं कि वाकई डर होना चाहिए, और उसके लिए जो वो तरीका बता रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी में संभव नहीं है और वहां भी नहीं है जहां उन्होंने मिसाल दी है। बात यह है वो गुस्सा जो अंदर से आता है वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए और ट्रायल में जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट उसको किया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू, जिससे सजा मिले और सजा को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए कि लोगों के मन में ये डर हो कि हम इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो हमें सजा जरूर मिलेगी। कन्विक्शन होगा, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप तो कुछ और चीजें जानते हैं जो अभी आप ये सबके सामने नहीं रखना चाह रहे जैसे आप बता रहे थे। तो इस मामले में कब तक एक्शन, क्या हम इसको एक ऐसा केस बना सकते हैं, केस स्टडी बना सकते हैं जिसके बाद हम सोचें, एक उम्मीद बने कि नहीं अब वाकई में लगाम लगेगी? जी बिल्कुल, जैसा मैंने उदाहरण दिया एक पुराने 2003 के केस का, नई दिल्ली के केस का, बुद्धा गार्डन वाला, उसमें सजा हुई सभी लोगों को। लंबा चला ट्रायल, ये अलग बात है और कई सारे चैनल से लोग अपील में भी जा सकते हैं। ये केस, इसमें जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की तमाम बेहतर से बेहतर टीम्स इस पर काम कर रही हैं और बहुत जल्दी ये लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे और मैं बिल्कुल मानकर चलता हूं कि इस केस में जरूर सजा मिलेगी। क्या इसके लिए हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत होगी और वो कैसे लाया जाए? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर है। चाहे दिल्ली सरकार का आप एक्शन देखिए, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप सेंट्रल का देखिए, कुछ नहीं है, क्योंकि वुमेन्स के जो इश्यूज हैं या क्राइम के जो मुद्दे, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, बजट डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन जहां तक नागरिक की सुरक्षा की बात है तो और खासकर सरकारों को, चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, रंजना नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम महिला संगठनों के साथ बैठक की थी और बहुत सारे सुझाव उसमें आए थे। एक सुझाव ये भी है जो कि मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि एक डेडिकेटेड टीम जो पूरी तरह से ट्रेंड हो इन इन्वेस्टिगेशन करने में और उसको फॉलो अप करने में, ताकि तत्काल इसमें कोई नतीजे पर पहुंचा जा सके। होता क्या है कि इतना लंबा चलता है केस कि उस बीच में या तो कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है या विक्टिम खुद ही वहां से हट जाती है। मतलब तमाम तरह की संभावनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। और दूसरा, जो पुलिस नहीं ठीक से मांग कर रही है वो मॉडर्नाइजेशन करने की, उनके इक्विपमेंट, फोरेंसिक लैब और तमाम इस तरह की चीजें जो कमी दिल्ली के अंदर है उसको एक उदाहरण के तौर पर ला के अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए। इस केस में आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे सजा मिले, ये केस स्टडी बन जाए, उदाहरण बन जाए सबके सामने कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सजा होगी। ये केस जो है हमारे लिए भी एक आह्वान है NCW के लिए। कल ही हमने वहां जाना है एंड विल सी टू इट कि जैसे DCP जी ने कहा इमीडिएट इंक्वायरी विद इन द पीरियड, जैसे कि एक 90 डेज का पीरियड है, तब तक जरूरी नहीं कि वहां तक चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। इट शुड बी मच बिफोर द टाइम फाइलिंग चार्जशीट, देन प्रोसिक्यूशन एंड देन यू एंश्योर द कन्विक्शन, ताकि एक मैसेज जाए। लॉ के लिए रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, लॉ के लिए भय भी होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। परिमल हमारे साथ। जी परिमल, जो बच्चे पूछना चाहते हैं सवाल। जी नाम बता दीजिए अपना। प्रियंका। प्रियंका, क्या सवाल है? सर, मैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर ऐसे लोगों जो अपराध कर रहे हैं उनके मन में डर क्यों नहीं है? वो उनके मन में वो डर गायब हो चुका है। उन्हें लगता है कि पहली बात तो उन्हें लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, और पकड़े भी जाएंगे तो कानून प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि सजा अच्छी मिल नहीं पाती है, इसलिए उनका मन बढ़ जाता है। तो एक और सवाल साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा है, मैं एडिशनल कमिश्नर जी से पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ अपराधी को सजा देने से काम नहीं चलेगा। जिस इलाके में घटना हुई है वहाँ के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको भी सजा मिलनी चाहिए ताकि आप एक उदाहरण सेट कर सकें। ठीक, धन्यवाद। ठीक, आज डर नहीं, उन्होंने कही कि डर क्यों है, डर क्यों नहीं है लोगों में। तो सबसे पहले डर तभी बैठेगा जबकि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाएं और उनको कानून से सजा मिले। और इसके अलावा ये भी बिल्कुल अहम है कि हम अपने परिवार में बेटियों को, माओ को, बहनों को, अपने बच्चों को प्रॉपर एक संस्कार दें, ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि भाई क्या चीज गलत है, क्या सही है। इसकी जो
परेशानी है वो बताइए कि पुलिस के पास फोरेंसिक जो आप कह रहे थे आपके पास स्टाफ नहीं है, लैब्स नहीं है, जो आप लोगों के पास कमियां है उसका प्रेशर आप ऊपर नहीं बना सकते? ये बिल्कुल चीजें हैं, जैसे कि हमने कहा हमारी पूरी दिल्ली में केवल एक फॉरेंसिक साइंस लैब है और बहुत सारी हमें डिपेंड होना पड़ता है। हम लोग निर्भर हैं कलकत्ता के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर। बहुत कई बार सैंपल्स भेजे जाते हैं, एग्जिबिट्स भेजे जाते हैं, बहुत दिनों में रिजल्ट मिलता है, तो इन्वेस्टिगेशन डिले होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सैंपल्स भेजे जाते हैं प्यूट्रीफाई हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सही ओपिनियन नहीं मिल पाता है। अभी डीएनए प्रोफाइलिंग इंट्रोड्यूस हुई है। इसके अलावा जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, हम लोग कंपलसरी तौर पर वीमेन हमारी जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वही इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर है जिसके साथ एक एनजीओ जुड़ी हुई है और वो लोग विक्टिम की काउंसलिंग करते हैं। जो गिनाई जाती है, लेकिन आप लोगों की परेशानियां, पेचीदगियां आपके सामने बनी हुई है, तो हमने सब यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय जानी, कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपने तर्क सामने रखे। लेकिन सवाल यही है कि ये जो पूरा गैंगरेप का मामला सामने आया, इसमें बताया जा रहा है 5 लोग पहचान लिए गए हैं, 2 को अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन सजा के तौर पर कब तक जल्द से जल्द सजा इस पर मिलेगी, उदाहरण सेट किया जा सकेगा कि वाकई ऐसे हादसे, मामले और सामने ना हो। तो फिलहाल जो हमारी सरकारें हैं वो ही इस पर आगे बढ़ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पर कदम जल्द से जल्द उठाए। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।